नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाक्य। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर वाक्य से संबंधित काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया था कि जो सबसे मेन चीज यहाँ पर है वो है आपके वाक्यों के भेद। तो हमने यहाँ पर वाक्यों के दो आधार पर भेद किए थे, जो हमने बताया था रचना के आधार पर और दूसरा, पहला आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लास्ट सेशन में काफी बच्चों के साथ हमारा डिस्कशन हुआ था, काफी बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो इसमें मुझे यहाँ पर ये पता चला कि कुछ बच्चों को जो है अभी शुरुआत से, क्योंकि एक तो वो उन्हें पुरानी चीजें कुछ याद नहीं है और एक तरह से कुछ चीजें जो है वो नहीं पढ़ पाए हैं। तो इस कारण यहाँ पर मैंने एक बार फिर से आप लोगों से कहा था कि लास्ट सेशन में हम कुछ चीजें रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को परिभाषा तो लास्ट सेशन में जो है नोट करवा ही दी थी दोबारा से, और एक बार पढ़ा भी दी थी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर भी कर दी थी कि जो आपका वाक्य होता है वो बनता कैसे है। ठीक है ना, वाक्य कहते किसे है। तो वाक्य को समझने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपके टॉप सेशन की शुरुआत की थी, यानी कि व्याकरण के सेशन की शुरुआत की थी, तो वहां पर सबसे पहला जो चैप्टर मैंने आपको बताया कि उसको हम एक कॉमन टॉपिक की तरह पढ़ते हैं, एक जर्नल टॉपिक की तरह पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। यानी कि उसमें हम भाषा के बारे में जानते हैं, लिपि के बारे में जानते हैं और उसके बाद व्याकरण के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भाषा तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि क्या होती है, विचारों के आदान प्रदान का एक साधन होती है। ठीक है, भाषा में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, जैसे आपके भाषा के मुख्य दो रूप, जैसे आपका मौखिक भाषा, लिखित भाषा, उसके बाद आपका आता है मानक भाषा, उसके बाद आपका बोलियां, उसके बाद आपका लिपि, उसके बाद आपका ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आपकी आती हैं। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से क्लियर की थी भाषा के बारे में। उसके बाद लिपि, लिपि मैंने यहाँ पर बताया था कि जो भी आप मुख से ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिपि जो है ये मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन एक तरह से जो माध्यम था वो विचारों के आदान प्रदान का, वो मौखिक भाषा ही थी, क्योंकि उस टाइम पे किसी को भी अक्षर ज्ञान नहीं था, कोई भी लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो एक विचारों के आदान प्रदान का साधन केवल मौखिक भाषा थी। मुख से कुछ जो है ध्वनियां कुछ निकाली जाती थी और मतलब एक प्रतीक बनाए गए थे और उसी के आधार पर लोग समझ जाते थे एक दूसरे की भाषा को। ठीक है ना, फिर उसको क्या किया, उसी का कुछ ध्वनि चिन्ह बनाए गए। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी जो है वो मानक भाषा है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जिस तरह से चीजों को लिखा बोला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से उसको लिखा भी जाता है। ठीक है ना। और आपके पूरे देश में आप कहीं भी जाएंगे तो भले ही वो पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, ठीक है ना, या आपका और भी किसी राज्य का, तो अगर आप वहां पर, क्योंकि आपको हर राज्य की लैंग्वेज तो आती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप वहां पर क्या करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जो ये केवल हमने कहा कि जो बोलते हैं, ठीक है ना, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं बोलते वक्त, उन्हीं के जो हमने उनको लिपिबद्ध जब किया, उनको उसके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए, तो उसको हमने कह दिया लिपि। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कहा कि जितनी भी अलग अलग भाषाएं हैं, हमारा जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत ज्यादा। और उतनी भाषाओं में से 22 भाषाओं को तो मान्यता प्राप्त है, यानी कि जो 22 भाषाएं हैं उसमें जो है उनका साहित्य लिखा जाता है, यानी कि उनकी लिपियां हैं, उसमें जो है आप लिख पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो जैसे मैंने बताया कि उन्हीं के जो लिखित रूप होता है, कुछ चिन्ह जो निर्धारित किए जाते हैं, उनको लिपि कहते हैं। और अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। ये भी मैंने आपको नोट करवाया था, हिंदी की लिपि क्या है, ये आप सभी को पता होगा, क्लास 9 के बच्चे हैं। ये बहुत ही जनरल नॉलेज का एक प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है। ठीक है ना। तो ये कॉमन सी चीजें हैं, ये थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे तो मैंने बताया कि 22 भाषाएं हैं, तो उनकी अलग अलग लिपियां हैं जो भारत में मान्यता प्राप्त हैं।
उसके बाद हमने यहाँ पर भाषा लिपि, और लास्ट जो हमने टॉपिक जो पहले पृष्ठ पर पढ़ा था उसमें था व्याकरण। तो व्याकरण में मैंने आपको बताया था कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, यानी कि भाषा को शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से उच्चारण किया जाता है, उसका ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कराता है। तो यहाँ पे व्याकरण में ही हम संपूर्ण भाषा के बारे में जानते हैं कि कैसे हम, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, ठीक है ना। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार जो आपका टॉपिक होता है, यहाँ पर जैसे हमने बताया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और अगर देखा जाए, क्योंकि वर्ण को मिलाकर ही शब्द बनते हैं, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। तो भाषा की शुरुआत ही होती है हमारी वर्ण, शब्द और वाक्य से। तो इन चीजों का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए। जैसे टॉपिक मैंने पढ़ाया था आप लोगों को वर्ण विचार, तो जिसमें हमने कहा था वर्णों की आकृति, वर्णों के आकार, वर्णों के बनावट और उसके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम कई बार करते हैं ना, उच्चारण संबंधित जो गलतियां करते हैं वो क्यों करते हैं? जब हम रिटर्न में गलत लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमारा उच्चारण ही गलत होता है, हम गलत तरीके से उच्चारण करते हैं तो हम उसको गलत ही लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वर्ण विचार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें हम वर्णों को पढ़ते हैं, स्वर के बारे में पढ़ते हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, अनुस्वार अनुनासिक के बारे में पढ़ते हैं, रेफ की मात्रा के बारे में पढ़ते हैं, या और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। वर्ण विचार जो हमारा टॉपिक है, उसके बाद हमारा आता है, वर्ण विचार के बाद जो हमारा टॉपिक आता है शब्द विचार। तो शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले शब्द होता क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जब हम वर्णों को एक तरह से सार्थक रूप से व्यवस्थित करते हैं, बिल्कुल हम इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उनका कुछ ना कुछ मीनिंग जो है निकल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, उपवन, ये छोटी क्लासेस में हमें बताते हैं ना, प न घ ट, ठीक है ना, अ द र क। जब हमें लिखना सिखाते हैं, पहले हमें 1 शब्द वाला सिखाते हैं, 2 शब्द वाला सिखाते हैं, 3 शब्द वाला सिखाते हैं, 4 शब्द, फिर इसमें हमें मात्रा वाला सिखाते हैं, जैसे आम, ठीक है ना, आम, या मीठा, ठीक है। तो इस तरह से फिर हमें मात्राओं वाला सिखाते हैं, केला, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पहले क्या करते हैं? सिंपल वर्णों को सिखाते हैं, यानी कि आपको स्वरों का ज्ञान कराया जाता है, आपको व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद आपको शब्द बोल कराया जाता है, शब्द के बारे में बताया जाता है, यानी कि आप 2 वर्णों के मेल से इस तरह से, ठीक है ना, जैसे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको सिखाया जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3, कुछ याद आया आप लोग को? छोटी क्लासेस में आपको इसी तरह से सबसे पहले सिखाया जाता है, फिर आपको 4 वर्ड वाले, फिर आपको मात्रा वाले, ताकि आप क्या करें, शुरुआत से चीजों को सीखें और आपको आगे दिक्कत ना हो। और ये सारी चीजें हो जाती हैं आपके फर्स्ट या सेकंड क्लास तक, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास में आप इतना सीख जाते हैं, इतनी सारी चीजें आप सीख जाते हैं फर्स्ट क्लास में। उसके बाद आपका जो है सेकंड क्लास से प्रॉपर जो आपकी पढ़ाई है, आपको सेंटेंस लिखना सिखाया जाता है, आपको एक तरह से पढ़ना सिखाया जाता है, उच्चारण सिखाया जाता है, आपको रीडिंग करना सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको फिर क्या कहते हैं? शब्द के बाद क्या आता है? वाक्य। अब हम इनको सार्थक क्रम में लगाएंगे और व्यवस्थित क्रम में लगाएंगे। व्यवस्थित यानी कि इस तरह से हम उसको व्यवस्थित करेंगे कि उसका पूरा मीनिंग निकले, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर व्यवस्थित क्रम, ठीक है ना। तो ये हमारा क्लियर हुआ।
उसके बाद जो आता है उसी को हम, यानी कि जब हम व्यवस्थित करते हैं वहां पर हम उसको वाक्य कहने लगते हैं। तो वाक्य विचार में हम वाक्यों की जो रचना होती है और किस तरह से वाक्य के वाक्यांश क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है, वाक्य के कितने भाग होते हैं या अंग होते हैं, तो वो सारी चीजें हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं। और वाक्यों की रचना कैसे की जाती है ये मेनली, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन तक हमने यहाँ पर वाक्य के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी। जैसे हमने सबसे पहले परिभाषा पढ़ी, जो मैंने आपको वो भी क्लियर कराई। उसके बाद वाक्यांश यानी कि उपवाक्य के बारे में पढ़ा। उसके बाद वाक्य के तत्व या वाक्य के अंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद वाक्य के भेद, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि वाक्य के भेद हमने यहाँ पर दो आधार पर, वाक्य के भेद हम यहाँ पर दो आधार पर करते हैं। अब देखिए, आज मैंने फिर से आपको ये टॉपिक पूरा रिवाइज करा दिया है। और फिर से बच्चे कई बार जब हम बच्चों से प्रश्न करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मैम हमने नहीं पढ़ा था, या हम एक तरह से नहीं पढ़ पाए थे, तो आप रिवाइज कर दीजिए। तो इस तरह से अगर आप बिना पढ़े आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने कई बच्चों से यहाँ पर वाक्य की जो परिभाषा है वो पूछी थी, तो उनको समझ में नहीं आया था। तो इसीलिए जो भी आप बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप उसको नोट डाउन भी करें, ठीक है ना। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हम लास्ट सेशन तक बिल्कुल क्लियर कर चुके थे, और मैंने लास्ट सेशन में आपको रिवाइज भी करवा दिया था अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों को, जिसमें मैंने आपको 8 प्रकार के वाक्यों के भेद बताए। और मैंने कहा इसको आप अपनी कक्षा में, क्योंकि हर चीज आप रट के नहीं पढ़ सकते, आपको कुछ चीजें अगर आप खुद से करेंगे तब आप समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि अब मैं एक वाक्य आप लोगों को बोलूंगी, और आपको अलग अलग तरह से, जितने भी आपके क्लास के बच्चे हैं, आपको अलग अलग तरह से उस वाक्य को पहले तो बोलना है, ठीक है ना। फिर आपको उसको लिख कर देखना है कि हमने क्या लिखा। फिर आपने उसको नोट करना है कि यह आपका सामान्य वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विस्मय सूचक वाक्य है, या इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, खुद से एक तरह से एनालाइज करना है, देखना है कि ये हाँ मैंने किस तरह का वाक्य ये लिखा है। फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको जैसा लगेगा कि ये इस तरह का वाक्य है, तो फिर आप उस तरह से क्या करेंगे, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दिया था कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितने बच्चे हैं, अगर 8 बच्चे हैं तो खुद से लिखें 4-4 एग्जाम्पल, अगर 16 बच्चे हैं तो 2-2 बच्चे मिलकर लिखें 4-4 एग्जाम्पल, और इससे भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वाक्य परिवर्तन में ये आता है, और उसके बाद आता है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो देखिए, ये हमने क्लियर कर दिया था। अब हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक, रचना के आधार पर वाक्य भेद, यानी कि किस तरह से वाक्यों की रचना की जाती है, उसके आधार पर वाक्यों के भेद यहाँ पर किए गए हैं। तो देखिए, वाक्यों के भेद रचना के आधार पर 3 तरह से किए गए हैं। वाक्यों के भेद रचना के आधार पर 3 तरह से किए गए हैं, और इसको हम बनावट भी कह सकते हैं। कई बार आप कंफ्यूज मत होइएगा, रचना या बनावट के आधार पर भी यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा सरल वाक्य, क्या होता है सरल वाक्य, और सरल वाक्य को ही हमने यहाँ पर कह दिया साधारण वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य को ही हमने कहा साधारण वाक्य। अब देखिए, क्लास 9th के हिसाब से जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत ही इजी वे है, बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और अगर आप नोट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और घर पर जाकर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तो अच्छे से क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने कहा, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, अब फिर से गाड़ी वहीं पर अटक जाती है कि क्या होता है उद्देश्य और क्या होता है विधेय। पूरा का पूरा सेशन जो हमारा लास्ट जो गया था वो इसी चीज पर गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने बच्चों से कहा क्या होता है उद्देश्य, क्योंकि हम पढ़कर आ रहे हैं शुरुआत से, अगर आपको एक तरह से कुछ भी अगर आपको समझना है तो आपको उसका बेस पहले से पता होना चाहिए। तो अब हमने एकदम से वाक्य, मैं आपको वाक्य परिवर्तन करना सिखा दूं, और वाक्य परिवर्तन में मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना सिखा दूं, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा कि ये
एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, और आपको नहीं पता कि क्या उद्देश्य होता है और क्या विधेय होता है। ठीक है ना। जब आपको यही नहीं पता उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, तो आप कैसे कहेंगे कि एक उद्देश्य होता है या एक विधेय होता है, या फिर आप कैसे बता पाएंगे कि सच में इस जो सेंटेंस वाक्य दिया गया है, आप पहचान कैसे करेंगे कि उसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो इसके लिए मैंने आपको दोनों की परिभाषा कि उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, साधारण वाक्य कैसे बनता है, ये मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में। तो देखिए, हमने कहा जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीका। जिन बच्चों ने पहले क्लास पढ़ी है, समझी है, उनको मैंने एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल दिया था, और जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ी है वो भी अब थोड़ा सा समझ गए होंगे, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं तो उनसे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या है उद्देश्य और क्या है विधेय। तो देखिए, उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही होती है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है। ठीक है ना। जिसके बारे में बात की जा रही है उसे कहते हैं उद्देश्य, और जो बात की जा रही है उसे कहते हैं विधेय। ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मुकेश पढ़ता है, और जो मैंने आपको पहले उद्देश्य और विधेय में एग्जाम्पल दिया था इजी सा, वो ये था, राम बाजार जाता है। राम के बारे में बात की जा रही है तो राम है आपका उद्देश्य, और राम के बारे में जो बात की जा रही है, ठीक है ना, राम के बारे में बात की जा रही है, राम उद्देश्य है, और राम के बारे में जो भी बात की जा रही है वो है विधेय। तो बिल्कुल अब आप समझ जाएंगे, मुकेश पढ़ता है, मुकेश पढ़ता है। मुकेश क्या है, मुकेश पढ़ रहा है, तो मुकेश क्या है, मुकेश है उद्देश्य। ठीक है ना। मुकेश के बारे में बात की जा रही है तो मुकेश है उद्देश्य, और पढ़ता है जो शब्द है वो है आपका विधेय। ठीक है ना। पढ़ता है जो आपका शब्द है वो है विधेय। इसी तरह से राकेश ने भोजन किया। राकेश ने भोजन किया, बात किसके बारे में हो रही है, राकेश के बारे में हो रही है, और क्या बात हो रही है कि उसने भोजन किया। एक उद्देश्य, एक विधेय। जहां पर वाक्य में बिल्कुल साधारण वाक्य उसे हम कहेंगे, या सरल वाक्य हम उसे कहेंगे, जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। समझ आई आप सभी को बात, क्लियर हुआ सभी को। लास्ट सेशन में हम बिल्कुल यहीं पर अटक गए थे, और ना आप उद्देश्य मुझे बता पाए थे, ना आप विधेय मुझे बता पाए थे, और ना ही आप लोग वाक्य की ही परिभाषा मुझे बता पाए थे। तो आज के सेशन में मुझे लगता है जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड की होगी और आज भी क्लास अटेंड की होगी, तो लगभग उनके थोड़े बहुत डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे। लेकिन जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, और नेक्स्ट सेशन के लिए आप रेडी नहीं रहेंगे। ठीक है ना। अब आपने यहाँ से सुना बिल्कुल कथा की तरह, रामायण की तरह, और उसके बाद आप घर गए और आपने कोई भी बुक नहीं खोली कि उससे रिलेटेड आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर आप नेक्स्ट सेशन में आए तो आप सारा भूल गए। लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था वो सब ब्लैंक हो गया। तो इस तरह से आप नेक्स्ट सेशन में जो हम पढ़ेंगे ना तो उसे अच्छे से समझ पाएंगे, ना आपने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था वो अच्छे से समझा था। ठीक है ना। तो साधारण और सरल वाक्य वह होता है जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक ही विधेय होता है। ठीक है ना। एक बिल्कुल सा छोटा सा एग्जांपल, लड़की सुंदर है। लड़की सुंदर है, बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल, लड़की सुंदर है। लड़की क्या है, उद्देश्य है, लड़की के बारे में बात की जा रही है, और विधेय क्या है, सुंदर है। क्या बात की जा रही है, कि वो
सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या है आपका? विधेय है। ठीक है ना? तो इस तरह के जहां पर आपको बिल्कुल एक उद्देश्य, एक विधेय मिलता है वाक्य में, उसको आप साधारण वाक्य, सरल वाक्य कहेंगे। देखिए, आप जब वाक्य को पहचानेंगे, क्योंकि आपके में वाक्य परिवर्तन टॉपिक आता है, तो जब तक आप वाक्य की पहचान नहीं कर पाएंगे, जब तक आप वाक्य को पहचानेंगे नहीं, तो तब तक आप कैसे समझ पाएंगे कि क्या आपका मतलब कैसे ये सरल वाक्य है, या आपका संयुक्त वाक्य है, या आपका मिश्र वाक्य है, किस तरह का ये वाक्य है, और ना ही तब तक आप वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त, अब देखिए, संयुक्त से ही हमें कुछ पता चल रहा है। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ। तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार कुछ वाक्य जो होते हैं थोड़ा सा लंबे होते हैं, और वो कैसे जुड़े होते हैं आपस में? समुच्चय बोधक अव्ययों से। फिर एक नया टॉपिक यहाँ पर आ गया, समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये भी मैंने आपको, जब हम शब्द विचार पढ़ रहे थे, इसीलिए ये सारे टॉपिक मैंने पहले क्लियर किए, ताकि आप आने वाले टॉपिक्स को, क्योंकि एक जैसे मैंने बताया ना कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसका बेस आपको क्लियर होना चाहिए, आपको शुरुआत की चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप आगे उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो जैसे मैंने कहा कि ये जो दो या दो से अधिक वाक्य सरल वाक्य हैं। सरल वाक्य क्या है? जैसे हमने कहा राम बाजार जाता है, लड़की सुंदर है, मुकेश पढ़ता है, तो ये सब आपके सरल वाक्य, साधारण वाक्य हैं। जब ऐसे ही सरल और साधारण वाक्य, दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय जो आपके, एक तरह से इनको हम योजक शब्द, संयोजक, ठीक है ना, और आपका अलग अलग नामों से, इसको हम चार प्रकार से बांटते हैं। समुच्चय बोधक जो है उसको दो, एक तरह से समानाधिकरण समुच्चय बोधक, एक होता है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जो समान स्तर के वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है, उसको समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो थोड़ा सा एक तरह से प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। और दोनों के मैंने आपको अलग अलग भाग यहाँ पर बताए थे, समानाधिकरण के भी चार और व्याधिकरण के भी चार। ठीक है ना? तो यही मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आप रोजाना क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप जरा सा चीजों को समझें, और ऐसा नहीं कि बस मैम पढ़ा रही हैं और हमें कुछ नहीं कहना है, नहीं, आप लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोग भी अपने डाउट्स जो है क्लियर कर रख सकते हैं अपना, एक तरह से, ठीक है ना? तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि जिन वाक्यों में अधिक दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त, संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ना। संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ना। जैसे वह सुबह गया, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा था दो सरल वाक्य। वह सुबह गया क्या है आपका? सरल वाक्य है। ठीक है ना? वह सुबह गया सरल वाक्य है। और देखिए एक और सरल वाक्य हम यहाँ पर लिखेंगे, शाम को लौट आया। ठीक है ना? अब इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। ठीक है ना? मुकेश बोलो पर असत्य नहीं। ठीक है ना? इसी तरह से बादल बादल घिरे।
और बादल घिरे, साधारण वाक्य, मयूर नाचने लगे, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। और ठीक है ना, ये क्या है आपके संयुक्त वाक्य, यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है, उसको संयुक्त वाक्य। और ये कौन जोड़ रहा है, समुच्चय बोधक शब्द जोड़ रहा है। और ये कैसे शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। बताया था मैंने, अव्यय शब्द, अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सारे कैसे होते हैं, आपके अव्यय शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है ना, तो ये संयुक्त जो है वाक्य आपको समझ आया, इसको आप नोट करेंगे और इसमें 3 से 4 एग्जाम्पल्स लिख के लाएंगे आप। ठीक है ना, इसमें भी आप 3 से 4 एग्जाम्पल लिख के लाएंगे। और केवल और नहीं होना चाहिए, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको भी लिख कर लाएंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद आता है हमारा पहला, जैसे हमने कहा था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है, अब मिश्र का अर्थ होता है मिक्स। क्या मिक्स, ठीक है ना, वहां हमारा था संयुक्त जुड़ना, यहाँ पर अलग अलग चीजें मिक्स की जा रही है। ठीक है ना, वहां पर एक जैसे वाक्यों को जोड़ा जा रहा था, यहाँ पर अलग अलग चीजों को मिक्स किया जा रहा है, उसका एक ग्रुप बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, ठीक है ना, एक तो प्रधान उपवाक्य हो और अन्य जो होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको प्रधान उपवाक्य क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए, आश्रित उपवाक्य क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये मैंने शुरुआत में ही आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। ठीक है ना, तो इनमें से एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा जो अधिक समापित क्रियाएं होती हैं, जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है क्या होता है, प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और ठीक है, ये बिल्कुल एक समझ जाइए कि एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखिए, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, सभी जानते हैं कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि एक जो है आपका प्रधान उपवाक्य है और एक है आपका आश्रित उपवाक्य। तो जैसे हमने कहा था, जो प्रधान उपवाक्य होता है उसका जो मीनिंग होता है वो किसी और पर डिपेंड नहीं होता, वो कहीं पर अगर स्वतंत्र रूप से भी केवल लिखा जाए, पढ़ा जाए, तो उसको हम समझ सकते हैं। तो जैसे हमने कहा सभी जानते हैं, तो ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। ठीक है ना, उसके बाद हमने कहा कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, तो ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य। और ये जो है, ठीक है ना, ये जो है आपका, ये कुछ जो समुच्चय बोधक शब्द है उनसे ये जुड़कर बना है, तो ये क्या है आपका समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, ये क्या है आपका समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है ना, तो ये उससे जुड़ा है। अब यहाँ पर जो है सरल वाक्य नहीं है, ये क्या है, ये एक प्रधान है और एक आश्रित है, और ये बीच में समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा है। इसमें क्योंकि हो सकता है, इसलिए हो सकता है, किंतु हो सकता है, या और भी बहुत सारी चीजें कुछ भी हो सकती है, यदि ज्यों ही हो सकता है, त्यों ही हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह के शब्द यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपना जो टॉपिक है, कौन सा,
वाक्य विचार, यानी कि मुझे लगता है यहाँ पर व्याकरण जो हमारा टॉपिक है, केवल व्याकरण, जिसमें भाषा, लिपि और व्याकरण जो हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे फर्स्ट एक तरह से सेशन से ही, आज उसका एंड यहाँ पर हो गया है। यानी कि हमने भाषा भी पढ़ी, हमने लिपि के बारे में पढ़ा, हमने व्याकरण के बारे में पढ़ा। अब व्याकरण के अंतर्गत जितनी चीजें हैं वो हमारे आगे के टॉपिक्स हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज तक के जितने भी सेशन हुए हैं वो एक बेसिक है, यानी कि पूरी व्याकरण की एक बेसिक नॉलेज है जो आपने पहले भी हासिल की है, लेकिन अब आप क्लास 9th में हैं तो आगे के टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपको वो पुरानी चीजें सब याद होनी चाहिए। इसीलिए आपको अभी तक सारा पूरा का पूरा एक तरह से मैंने आपके क्लास 6 से लेकर क्लास 1-2 से लेकर का पूरा रिवीजन अभी तक हो चुका है व्याकरण का, यानी कि व्याकरण तक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यहाँ तक जो है काफी कुछ समझने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। और बाकी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।